Hello, everybody. I'm Sonali Pandey, and we are starting this amazing venture which is known as You versus You under the Sky Ultra. So, इसके अंदर we'll be calling some amazing guys from different fields who are simple yet inspiring. तो कुछ ordinary से लोग होते हैं जो बहुत ही extraordinary काम कर जाते हैं. तो we'll be calling some people like them. तो इंस्पिरेशन सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी होती है और आपकी लाइफ में भी होगी. लॉकडाउन के अंदर मेरा भाई रजत पांडे फ़िलहाल लॉकडाउन में मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है. फिर राहुल है, राहुल भी मुझे बहुत इंस्पायर करता रहता है और बहुत सारे लोग हैं. तो इनमें से ऐसा ही एक इंसान है जो है अरुण तोमर, जो कि आज जिसकी स्टोरी और स्ट्रगल्स आज हम यहाँ पर सुनेंगे. और एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे हम और आप करते हैं वैसे एक कॉन्वर्सेशन के द्वारा ही उसका स्ट्रगल जानेंगे कि वो है क्या. तो बिफोर कॉलिंग अरुण टू द कॉल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अरुण. अरुण इज़ अ रनर, एन अल्ट्रा रनर. सो जिसकी रनिंग डिस्टेंस जब वो चालू करता है भागना तो फुल मैराथन डिस्टेंस से स्टार्ट होती है, दैट इज़ 42 किलोमीटर्स. एंड ही इज़ ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू डिटर्मिनेशन, विल पावर, डिसिप्लिन. और इतना ही नहीं, उस अरुण तोमर को बनाने के पीछे जो स्टोरी और स्ट्रगल है, आज उस कहानी को हम मिल बांट के यहाँ पे उससे सुनेंगे. सो लेट्स जॉइन अरुण ऑन द कॉल. ओके, ही इज हियर. आई एम एडिंग हिम. हाय अरुण. हेलो सोनाली. अच्छा, तो ये लेट क्यों आया, मतलब सेलिब्रिटी फीलिंग देने के लिए? नहीं, पहली वीडियो है तो ढूंढ रहा था कैसे ज्वाइन करते हैं. विच इज फाइन, विच इज ओके. तो मैंने अरुण आपका इंट्रो देखा है, पर वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि अरुण तोमर क्या है. क्या हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं. अभी एक अल्ट्रा एथलीट भी हूँ और एंटरप्रेन्योर भी हूँ. और बस ये दोनों ही चल रहे हैं लाइफ में अभी. बहुत बढ़िया यार, बहुत. हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं आपके. सबसे पहले अरुण, आप प्लीज शेयर करो कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. वो ईयर कौन सा था, वो माइंडसेट क्या था, तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड. मैं एकदम स्टार्ट से शुरू करता हूँ कि रनिंग शुरू हुई वो जब हम छोटे थे. तो दोस्तों के साथ गेम खेलते थे. एक टायर होता था, टायर नहीं, साइकिल का ट्यूब होता था, और उसे रोड पे एक स्टिक लेके उसके पीछे मारते रहते थे और उसके साथ भागते रहते थे. तो देखना होता था कि सामने से कोई आ रहा है तो वो तुम्हारा टायर जो ट्यूब है वो किसी में जाके, मतलब किसी से जाके भिड़ ना जाए, तो इसलिए उसके साथ तुम्हें भागना होता था. तो पतला ट्यूब होता था वो, और वो काफ़ी तेज़, मतलब भाग रहा होता था, तुम्हें भी उसके साथ तेज़ भागना होता था. यही गेम हुआ करते थे मतलब हमारे टाइम पे. तो मुझे लगता है रनिंग वहीं से शुरू हो गई थी. रोज़ शाम को यही होता था, एक डंडा और एक टायर, कभी वो साइकिल का टायर, कभी स्कूटर का टायर. साथ में ऐसे ही खेलते थे दोस्त भी और मैं भी. फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड क्लास में आने के बाद पापा ने वो डंडा हमारे पीछे चलाया और हमें सुबह उठा के ग्राउंड भेजना शुरू किया, मुझे और मेरे भैया को. वो रोज़ सुबह उठा के ग्राउंड भेजते और हम, किसी ने नींद पसंद होती है, हम ऐसे ही यहाँ उठ के जाते, वहाँ पे ग्राउंड पे बैठ के आ जाते थे. हुआ कि पापा आके देखते कि इन्हें पसीना तो आ ही नहीं रहा है, क्या करके आ रहे हैं ग्राउंड में. तो पापा ने आना शुरू कर दिया, ऐसे पीछे से देखने आते थे कि ये कर क्या रहे हैं, जो इन्हें कुछ पसीना ही नहीं आ रहा है. तो हमें, मतलब हमने भी देख लिया पापा को, पापा चेक करने आ रहे हैं. तो वो कभी कभी आते थे, रैंडमली चेकिंग होती थी. हम भी देखते थे कि अगर आज आए हैं तो अब 1-2 दिन नहीं आएंगे. 1-2 दिन बाद हम जाते थे, 1-2 राउंड भागते थे मैं और मेरा भाई. फिर हम थोड़े बहुत जंपिंग जैक्स और एक्सरसाइज करके, पसीना आया तो ठीक है, नहीं तो पानी की नल होती थी, उससे पानी लगा के टी शर्ट पे और मुंह पे आ जाते थे. फिर स्कूल पे गए. स्कूल में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन शुरू किया रनिंग में. तो वहाँ पे लॉन्ग रन तो होती नहीं थी, स्प्रिंटिंग होती थी, 100 मीटर और 200, 400 भी होती थी कभी कभी.
तो वहाँ पे स्प्रिंटिंग में कभी कभी पार्टिसिपेट किया, तो किसी किसी केवी में होता है वो ट्रांसफ़र हो जाते थे हर कुछ साल में, तो हर केवी में ये सही स्पोर्ट्स का इतना इन्वायरमेंट नहीं होता था। जब मैं 11-12 के आया जिस स्कूल में, वहाँ पे नहीं था ऐसा कुछ भी, तो बिल्कुल रुक गया था रनिंग वगैरह। वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, 1-2 साल रनिंग बंद थी। फिर कॉलेज में आके एथलेटिक्स टीम ज्वाइन की मैंने फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पे भी लॉन्ग रन कुछ पता ही नहीं था होता क्या है, तो अपन स्प्रिंटिंग की ट्रायल देने गए 100 मीटर की, उसमें सिलेक्शन हो गया। अब रोज़ प्रैक्टिस जा रहे हैं और वही स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस हो रही है डेली। तो वहाँ से फर्स्ट ईयर के बाद ही मुझे इंजरी हो गई। इंजरी ऐसी हुई कि समर कैंप होता है एक 40 डेज़ का कॉलेज में, वो कैंप में ज्वाइन नहीं कर पाया। उस पूरे कैंप में मैं इंजरी में रह गया, चेक कराते हुए कि क्या हुआ है, पता ही नहीं चला। और फिर एक सेमेस्टर ऐसे ही चला गया, जब पता चला थोड़े बहुत सही हुए, फिर से शुरू किया। जितना इम्प्रूवमेंट हुआ था वो 0 हो चुका था फिर से 4-5 महीने के बाद। स्प्रिंटिंग में बताइए 100-200 मीटर में कि हर सेकेंड कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, इतनी मुश्किल होती है कम करनी। तो सेकेंड ईयर के बाद मैंने स्प्रिंटिंग छोड़ दिया, रनिंग छोड़ दिया कि अब कुछ इम्प्रूव हो नहीं रहा है। मैंने फ़ुटबॉल ज्वाइन किया, फ़ुटबॉल खेला मैंने वजह से। स्प्रिंटिंग में क्या है, ये भी होता है कि सामने कोई गोल नहीं है, बस तुम भागते रहो और कुछ भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे रुकना है, कुछ करना है। फिर ये सोच के 2 साल में आगे मैं फ़ुटबॉल में आ गया। फ़ुटबॉल खेलते हुए 3rd ईयर में मैंने एडवेंचर क्लब ज्वाइन किया। वहाँ आगे पता चला कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो शुरू की थी मैंने 2017 में। उसके बाद से शुरू हुआ ये मैराथन्स और हाफ मैराथन, ये सब के बारे में पता चला। बस उसके बाद से तो जो है वो पता ही है। उसके बाद से तो अरुण तोमर नहीं रुका। मतलब वैसे रनिंग एडिक्टेड है बहुत मेरे लिए, लोगों को होता है बहुत लोगों के लिए। रनिंग ऐसे एडिक्टेड हो गई कि अब 2-3 दिन नहीं करो तो लगता है कि कुछ किया नहीं है। अभी मैं लास्ट 10 दिन से क्वारंटाइन में हूँ, घर पे पड़ा हुआ हूँ। रीज़न पता ही है आपको भी। पर जो भी है, मैं बिल्कुल चाहूँगी आप जैसे आपने अपनी रनिंग स्टार्ट करी, वैसे ही आप एडवाइस क्या देना चाहोगे जो बिगिनर्स है रनिंग के लिए? उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि लॉकडाउन में कैसे अपने डिसिप्लिन के साथ कोप अप रखें आपकी तरह? तो आप कैसे कोप अप कर पा रहे हो लॉकडाउन के अंदर भी अपनी रनिंग और फिटनेस के साथ, और सजेशंस आप न्यू रनर्स को देना चाहो तो? यार जो एकदम नए हैं और स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल अभी इस लॉकडाउन में, हम देख रहे हैं कि सबको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। वो पहले नहीं करनी थी कोरोना के आने से पहले, कोरोना आया तो करनी है लोगों को। और कंपनियां भी उसका फ़ायदा उठा रही हैं। वो ये नहीं बता रही कि कुछ वर्कआउट करो या फिजिकल एक्टिविटी करो, उससे करो। वो जड़ी बूटियाँ बना के पैकेट में डाल के दे रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर लो सब कुछ। तो मेरी एडवाइस है कि यार अभी बहुत टाइम है, सब घर पे ही हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे, और घर पे ही काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सबका। तो कोई भी अपने लिए आधा 1 घंटा निकाल सकता है। बेसिक वर्कआउट जिसे कहते हैं, स्किपिंग और बेसिक एक्सरसाइज, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। योगा हो गई, योगा बहुत लोग कर रहे हैं अभी। मैंने भी योगा अभी शुरू किया इस लॉकडाउन में। बहुत अच्छी चीज़ है योगा, बहुत ज़्यादा। तो जो एकदम शुरू करना चाहते हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है ये, क्योंकि वो बहुत फ्री हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं लोग अभी अपनी हेल्थ के लिए। तो कुछ भी कर सकते हैं, दिन में आधा घंटा भी दे सकते हैं अपने लिए। इससे खुद पता चल जाएगा उन्हें कितना बेनिफिट होता है। हम नेचुरली अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं बिना कुछ जड़ी बूटियाँ खाए हुए। और जो रनिंग पहले से कर रहे हैं, उन्हें अभी तो जब पिछले 2-3 महीने से वो रनिंग नहीं कर पा रहे होंगे, उन्हें पता ही होगा खुद की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके वो अपने बॉडी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेंथनिंग बढ़ा सकते हैं बॉडी पार्ट्स की। उन्हें पता होगा उनकी वीकनेस क्या थी रनिंग के टाइम पे जब वो करते थे। तो उन पॉइंट्स को चेकआउट करके खुद ही वो बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं इतने टाइम में। एग्जैक्टली। तो ये भी होता है कई बार अरुण, मोटिवेशन नहीं आता लोगों को उठने का बेड से कि कैसे जाए, मतलब बाहर जा नहीं सकते, छत पे करने का मन नहीं करता,
तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि यार जरूरी नहीं है बाहर जाना, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, स्टार्टिंग तो आप घर से भी कर सकते हो। वो लोगों हाँ, को मोटिवेशन फैक्टर जो चाहिए होता है वो कहाँ से ढूंढेगा? मोटिवेशन फैक्टर मतलब लोगों को खुद में ही दिखता है। हम जब देखते हैं, हमसे कोई पूछता है कि कैसे हो तुम, तो सबका बहुत घिसा पिटा आंसर होता है कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, सब यही बोलते हैं। तो सबको लगता है या फिर वो चाहते हैं कि वो हमेशा ठीक रहें, कुछ भी लाइफ में इधर उधर उथल पुथल ना हो, उन्हें कुछ करना ना पड़े एक्स्ट्रा। जो बेसिक रूटीन चल रहा है उनसे उनकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं चाहते। बट ये सबसे क्या है, फेक बिलीफ है हमारा खुद का कि हम ठीक है। हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी हम दूसरों को बोलने के लिए और खुद को खुश करने के लिए उस टाइम के लिए बोल देते हैं बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ ठीक है। जब हम खुद से सोचना शुरू कर देंगे कि अभी हम ठीक नहीं हैं और अभी हम इतने यंग हैं, अभी से हम इतने आलसी हो रहे हैं, बाद में क्या होगा, हम खुद नहीं उठ पा रहे अपनी बॉडी के लिए, दूसरे की क्या, कभी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खुद के लिए मतलब तुम्हें खुद मोटिवेट करते हैं। तुमने मतलब सबके साथ होता है कि हम कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, हम ये करेंगे कल से, और हम अपना अलार्म लगाते हैं कि हम कल से ये करेंगे, बट हम क्या करते हैं, उसे स्नूज़ करते हैं। सब करते हैं, ये मैं भी करता था पहले। स्नूज़ करके हम टाल देते हैं, उस चीज़ को टाल देते हैं, मतलब हम हर चीज़ को आगे पुश कर देते हैं, और इतना पुश कर देते हैं कि हम कभी कर ही नहीं पाते हैं उसको। पहले एक स्नूज़ करते हैं, फिर 2 स्नूज़ करते हैं, और जब हमने सबसे पहले ही मतलब दिन शुरू हुआ और हमने वही चीज़ टाल दी आगे, तो आगे के काम भी क्या होता है, धीरे 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 एक्सटेंड होते जाते हैं। अगर हम खुद ही सोचें कि हम ठीक नहीं हैं और हमें कुछ करना है, अभी इतने यंग है, इतनी एनर्जी है, तो हम बाहर से, हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से कुछ भी करना चाहें वो खुद कर सकते हैं। इसके लिए अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेंटर्स हैं, बहुत मटेरियल है हर जगह पे, लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, वो सब कुछ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है 5-10 मिनट का। ठीक बिल्कुल है, सही है। तुमने वो देखी, तुमने 1 घंटे मोटिवेशन में रहे, अगले दिन फिर से तुम अपने वही लिए नॉर्मल। फायर हो गया। हाँ। हाँ, अगले दिन से फिर वही नॉर्मल। तो तुम्हें अगर पीछे से कोई धक्का ना मारे, रोज़ तुम वो वीडियो ना देखो, तो तुम नहीं करोगे। रोज़ भी क्या, थोड़े दिन में वो मोटिवेशन तुम्हारा चला जाएगा। Exactly. सबको खुद सोचना पड़ेगा, और तभी खुद मोटिवेट हो पाएंगे। और खुद मोटिवेट होंगे, खुद सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो प्लान किया था वो हम खुद नहीं कर पा रहे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, हमारे खुद के बिलीफ है, हमारी हैबिट है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। तो वो अगर इस पॉइंट पे सोचेंगे तो वो करने लग जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। एग्जैक्टली, दैट्स एन अमेजिंग आंसर। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला यार, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज जो होती है ना, वही बोला। तो यार मेरे को ये जानना है कि अभी तक जितनी भी रेसेस आप लोगों ने भागी हैं साथ में, उसमें व्हाट वर द बेस्ट मोमेंट्स इन योर लाइफ आपकी रेसेस जर्नी से, या फिर कभी भी आपको ऐसा लगा हो कि ये मोमेंट नहीं भूल नहीं पाऊंगा कभी, भले ही वो आपका रेस का या मैराथन का कोई मोमेंट हो, कोई भी ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करना चाहो? ऐसे 2 मोमेंट हैं। पहले मैं सबसे पहली मैराथन भाग रहा था, टाटा मुंबई मैराथन। फर्स्ट मैराथन, फुल मैराथन थी वो मेरी 2018 में, जनवरी में। तो उससे पहले प्रैक्टिस के टाइम पे, और उसके पहले मैंने कुछ ज़्यादा साइकिलिंग कर ली थी, उसमें इंजरी हो गई मुझे, और मुझे पता नहीं चला कि ये लॉन्ग टर्म इंजरी है। मुझे लगा कि टाइम है साइकिलिंग के बाद उस इवेंट में 20-30 दिन है, तो मुझे लगा सही हो जाएगी टाइम के साथ। पता नहीं था कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं मैराथन करने के लिए चला गया। वहाँ पे मैराथन से पहले भी मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था लॉन्ग रन, तो मेरे को 20-25 किलोमीटर पे बहुत पेन होने लगता था। बट फिर लॉन्ग रन्स इतनी होती हैं, 30-25 इतने किलोमीटर होती है, उतने पे करके छोड़ देते थे, और पता ही नहीं चला कि कितना ज़्यादा पेन हो सकता है। तो उस मैराथन के टाइम पे मैराथन हो रही थी और 25-26 किलोमीटर था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ नी के साइड में। इतना पेन हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है ये एकदम से बहुत। और पहली मैराथन थी तो बहुत हाई होप्स थे कि ये अच्छे से करनी है। कॉलेज से गए थे पहले कुछ लोग ग्रुप, तो कॉलेज के लोगों का और एडवेंचर क्लब का भी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हमारे लिए। तो मैं वहाँ पे रुका और मैंने मतलब रोना आ गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इतनी प्रैक्टिस की मैंने। फिर एक अंकल आए पीछे से, मैं वॉक कर रहा था,
और वो अंकल 50 के अराउंड होंगे एज। उन्होंने मुझे पुश करना शुरू किया और अराउंड 27 से स्टार्ट किया पुश करते 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 धीरे धीरे हमने वॉक रन। उन अंकल की वो 4th या 5th मैराथन थी। उन्होंने बताया कि मैंने इससे बहुत अच्छे टाइम में की हुई है पहले, बट अभी मैं चाहता हूँ कि तुम भी ख़त्म करो, तुम्हारी पहली मैराथन है। हमने बातें शेयर की आपस में और उन्होंने मुझे 27 से 41 तक लेके गए। 41 तक जाते हुए कि मैं दर्द के साथ इतना इम्यून हो गया कि फिर लास्ट में देखा कि 1 किलोमीटर है, अंकल को छोड़ के फिर मैं चला गया आगे। तो वो अंकल नहीं होते तो वो पहली मैराथन ही मेरी मतलब पहले ही फेलियर हो सकता था, ज़रूर होता अगर अंकल नहीं मिलते। वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। सेकेंड ला अल्ट्रा का जो 111 किलोमीटर थी, वो बेस्ट मोमेंट था अभी तक की जर्नी का। वो मैंने जब 5 मिनट पहले ख़त्म की कट ऑफ टाइम से, तो मैंने सुना था आपने बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में वो मैराथन की थी। मतलब आपने -10 से लेके +40 सारे टेम्परेचर वहाँ पे देखे हैं। कुछ बताइए उसके बारे में भी, हाँ उस जर्नी के बारे में। उसके लिए पहले गढ़वाल रन होती है एक 74 किलोमीटर, वो क्वालिफाई करनी होती है आपको। वो देहरादून में होती है, देहरादून से शुरू होती है और धनौल्टी तक होती है। तो वहाँ पर भी एलिवेशन होता है, बट साइड में जो कंडीशन है टेम्परेचर और ये ऑक्सीजन वाला, ये फैक्टर नहीं होता, ये नॉर्मली होता है। वो क्वालिफाइंग रेस है 111 के लिए। तो जब मैं 111 करने गया उसके लिए प्रैक्टिस तो प्लेन्स पे की थी, ग्राउंड पे। तो ये सब कंडीशन से पता ही नहीं था इतना ज़्यादा कि क्या होगा, क्या टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होगा और ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होगा। तो वहाँ जाके 10 दिन पहले गए, थोड़ा बहुत एक्लिमेटाइजेशन किया हमने। 10 दिन में इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा फ्रेंडली भी होना था और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर सकते थे, बहुत एग्जैक्ट भी नहीं कर सकते इतने थोड़े दिन पहले। वो सब हो गया और हमने प्लानिंग की, मैं और मेरे साथ एक मेरा रनिंग पार्टनर था शक्ति सिंह हाडा। हमने प्लान किया और हमने उस रेस का 20 आवर कट ऑफ टाइम था। हमने प्लान किया और हमने देखा कि हम 15 घंटे मैक्सिमम में कर लेंगे। हमने मतलब डिस्टेंस और पेस के अकॉर्डिंग किस एलिवेशन पे क्या पेस रखनी है, कब क्या करना है, ये अच्छे से डिसाइड किया। फिर रेस शुरू होने वाले के पहले दिन में हमने टेम्परेचर देखा, तो हमने देखा कि रात को टेम्परेचर माइनस में है और ये रेस अगस्त में होती है। अगस्त में सीज़न होता है, वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है जनरली, हर साल नहीं पड़ती थी। ये 10th एडिशन था इसका लाल ट्रक का और इस बार पे वहाँ पर मतलब फोरकास्ट ऐसा था कि टेम्परेचर काफ़ी लो रहेगा और बारिश हो रही थी एक दिन पहले से ही। तो उस दिन जिस दिन इवेंट होता है उस दिन दिन के स्टार्टिंग में ही नॉर्मल सबके मेडिकल चेकअप होते हैं। उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ और नॉर्मल बीपी और ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। बीपी चेक किया तो लोगों का थोड़ा बहुत हाई आ रहा था, मतलब सबका ही हाई था, नर्वस थे सब। तो मुझे लगा कि थोड़ा चिल होके जाता हूँ, बाहर ही एप्पल के पेड़ थे, तो एप्पल खा के जाता हूँ, आराम से जाता हूँ। वहाँ गया तो आर्मी के डॉक्टर थे, उन्होंने बीपी चेक किया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा बीपी तो ज़्यादा है, थोड़ी देर बाहर घूम के आओ तो फिर से करते हैं एक और बार। तो मैंने पूछा कितना है, तो उन्होंने बोला कि 149 है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं बाहर आया, थोड़ा बहुत घूमा, वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था, मैंने फ़ोटो खिंचाए 10-15 मिनट में। इस बार गया तो इस बार बिल्कुल ऐसे चिल मार के था कि अब तो फॉर्मल हो गया कि अब तो कुछ है ही नहीं। इस बार गया तो उन्होंने फिर से चेक किया और 159 आ गया और बढ़ गया। पता नहीं वो क्यों हो रहा था, नर्वसनेस थी जो भी है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी एज कितनी है, ये सब पूछा मुझे। और उन्होंने इतने हाई बीपी पे वो जनरली अलाउ नहीं करते हैं, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारी एज कम है और अभी बहुत कम दिन हुए हाई बीपी पे आए हुए, तो उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया पार्टिसिपेशन के। तो शाम को रन शुरू होती है 6 बजे रात को 6 PM पे रन शुरू हुई और बारिश हो रही थी थोड़ी। रात को अराउंड 12 बजे बर्फ़ गिरना शुरू हुआ। वो जो बारिश थी वो स्नोफॉल में कन्वर्ट हुई और 12 बजे से हम सुबह तक 12 बजे के बाद रात में खारदुंगला आता है। खारदुंगला 72 किलोमीटर पे है, रेस शुरू होती है वहाँ से। तो वो 72 किलोमीटर और एल्टीट्यूड उसका 18,000 फीट पर है। इस टाइम पे रात में 12 बजे शुरू होने के बाद 3-4 बजे टेम्परेचर -15 के अराउंड था। बहुत ठंड लग रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था।
तुम्हारी सिर्फ हेड टॉर्च थी, उसे देखना है तुम्हें, उससे ही जाना है, चारों तरफ अंधेरा है। बीच में साइड में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनकी गाड़ियाँ चल रही होती है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है या कुछ चाहिए तुम्हें तो हाइड्रेशन वगैरह, वो चल रहे थे बीच बीच में कुछ कुछ इंटरवल के बाद। एक साइड पे नीचे खाई होती है और एक साइड में पहाड़ होता है, तो अगर तुम थोड़े बहुत इधर उधर गए तो गिर सकते हो नीचे, मतलब ईजीली, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोई लाइट नहीं है, सिर्फ हेड टॉर्च है जितना उससे दिख रहा है और फॉग है आगे, तो तुम्हें देखना भी है कि कहाँ पे टर्न आएगा, कहाँ पे फिर टर्न आएगा। माउंटेन्स पे छोटे छोटे टर्न होते हैं, स्कैरी। ऐसे करते 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 जो हमने प्लान किया था मैंने और शक्ति ने, वो सब कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि हमने ये सब कंसिडर नहीं किया था कि एनवायरनमेंट कैसा होगा, ना मतलब आइस फॉल होगा, स्नोफॉल होगा दिल्ली। तो ये करते करते हमें पहुंचना था खारदुंगला कुछ 6 बजे के अराउंड, कट ऑफ टाइम 8 बजे था सुबह के। हम वहाँ पे 7:30 बजे पहुँचे, 1.5 घंटे लेट। इतने टाइम में कुछ 39 रनर्स ने स्टार्ट किया था ये इवेंट। इसमें आधे से ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे पहले मतलब रात को 12 बजे 4 बजे नॉर्थ कुल्लू पे जब कट ऑफ होते हैं, हर 20-20 किलोमीटर पे कट ऑफ होते हैं, तो उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना होता है, उसमें लोग कट ऑफ पे ही डिस्क्वालीफाई होते गए। ये पूरा टाइम रात का बहुत स्केरी था। हमें एक बंदा मिला, एक रनर जो जिग-जैग चल रहा था रोड पे, जिसे पता ही नहीं कि वो जिग-जैग चल रहा है। Oh God. उससे रोक के पूछा तो उसने बोला कि नहीं मैं सीधा चल रहा हूँ। तो फिर पहले से पता होता है ये, मतलब ऑर्गेनाइजर्स ने पहले से बताया हुआ है कि कम ऑक्सीजन की वजह से हेप हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, Okay. जिससे कि ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती है, तो तुम हेलुसिनेट हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा होता है तुम सीधे चल रहे हो क्या चल रहे हो। Oh तुम्हें shit. सामने कुछ होता है, तुम्हें वो लग रहा होता है कुछ है, बट वहाँ पे कुछ है नहीं। हमने उसे रोका और पूछा कि आप ऐसे जिग-जैग क्यों चल रहे हो, तो उसने बोला नहीं मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ। तो हमने कहा नहीं, तो उसने कहा सामने एक लाइट पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ चेक करा लेंगे। हमने देखा वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, कोई पॉइंट नहीं था। Hallucination. तभी अच्छा हुआ कि हाँ, वो बहुत डरावना टाइम था, रात को 3-4 बज रहे थे। तभी साइड से थोड़ी देर बाद आर्मी की एम्बुलेंस आई और हमने उसे डॉक्टर को दिया, फिर हम चले। तो रात भर हम बर्फ़ में चलते रहे, रात भर मतलब सुबह के 2-3 बजे से बर्फ़ में चलते रहे। हमें पैर फील नहीं हो रहे थे, अपने पूरे नम हो चुके थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पैर लग रहे हैं, क्या हो रहा है, गड्ढा है, प्लेन है। और ऊपर माउंटेन्स पे जहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ जाती है वहाँ रोड टूट भी जाते हैं, तो प्लेन नहीं होती है रोड, तो कभी एंकल मुड़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे करते करते खारदुंगला आ गया। उसके बाद था कि डाउनहिल है यहाँ से 40 किलोमीटर अराउंड लेह में ख़त्म होने वाली थी रेस। तो अब तक पहले से सोचा था हमने डाउनहिल हम अच्छे टाइम में कर लेंगे, मतलब कि डाउनहिल ही है वो तो हो जाएगा गिरते पड़ते, बट वो डाउनहिल लेह से खारदुंगला से शुरू हुआ और साउथ कुल्लू तक अराउंड 18 किलोमीटर है। वहाँ पे भी बहुत बर्फ़ थी, वहाँ भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स की गाड़ी चल रही थी उसके टायर से ऐसे रास्ता बन जाता है, उन टायरों के मार्ग पे हम चल रहे थे क्योंकि बहुत बर्फ़ था, 4-4 3-3 फीट बर्फ़ था, पैर इतने बर्फ़ में जा रहे थे पूरे टाइम। आपने फ़ोटोज़ भी देखे होंगे ट्रेन के, वहाँ पे कितना बर्फ़ है। ऐसे करते करते हम लास्ट थे 111 में, मैं और शक्ति, हमारे पीछे कोई नहीं था, सब डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और हमारे आगे कुछ 8 लोग थे, ये हमें पता नहीं था। फिर हम साउथ कुल्लू पे पहुँचे, वहाँ भी हम कुछ 20 मिनट कट ऑफ से पहले पहुँचे और वहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो गया था। तो अब तो लगा कि अब 24 किलोमीटर था वहाँ से, अब लगा कि अब तो 3 घंटे हैं, 8 किलोमीटर 1 घंटे में आराम से कर लेंगे, तो हो जाता है। बट हमने वहाँ पे जैकेट वैकेट उतारी, पूरी गीली हो चुकी थी बर्फ़ से, और जैकेट वैकेट उतारने के बाद हमने जब वहाँ से रनिंग शुरू की, हमारे एंकल इतने स्टिफ हो चुके थे और इतना पेन था, हमें लग रहा है कि हम 1-2 मिनट भी रन नहीं कर पा रहे कंटिन्यूस, इतने स्टिफ हो चुके थे एंकल। फिनिश लाइन का वो क्या था, मतलब जब आपने एकदम कट ऑफ पे एकदम खत्म किया रेस, वो हाँ, फीलिंग क्या बताता हूँ। थी? फिनिश लाइन पे हम जब 5 मिनट पहले पहुँचे और फिनिश लाइन शांति स्तूपा है लेह में, तो लेह से कुछ 400-300 मीटर ऊपर है वो, तो वहाँ लेह में तुम नीचे जाते हो और फिर से 300-400 मीटर ऊपर चढ़ना है और वहाँ पे ख़त्म होती है रेस। वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और चढ़ना होता है, उसमें एलिवेशन 300-400 मीटर है। तो लास्ट के 3 घंटे में बहुत खींचते हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। बट लास्ट में
राहुल आए 200-300 मीटर पहले और उन्होंने पुश करना शुरू किया, वहाँ से कम ऑन चिल्लाना शुरू किया और मैंने टाइम देखा कि अभी तो है 6-7 मिनट, मैं मर चुका हूँ, अब मत चिल्लाओ, हो जाएगा करते हुए मैंने इतना उस अपील पे इतना जोर लगाया कि मुझे वॉमिटिंग आ गई। जैसे ही फिनिश लाइन आने वाली थी उसके कुछ 10 मीटर पहले मैंने वॉमिट कर दिया कैमरे के सामने और मैंने 10 मीटर वो चल के ख़त्म किया और देखा तो 5 मिनट बाकी थी। तो वो मोमेंट लाइफ में हमेशा याद रहेगा, कैसे इतनी टफ कंडीशंस में कैसे मैं ख़त्म कर पाया। एक बार ऐसे लग रहा था कि उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल कि ख़त्म हो पाएगा ये इवेंट। वो इवेंट ख़त्म किया और दर्द दूर, जितने भी दर्द थे सब दूर हो गए। मतलब सुनकर भी इतना गूज़बम्स वाली स्टोरी लग रही है। तो तुमने तो मतलब ये चीज की है, जी है पूरे वहाँ पे, तो आई कैन रियली, मतलब आई कांट रिलेट एक्चुअली, पर सुन के बहुत स्केरी लग रहा है। बट अरुण, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस हियर, बहुत सारे। हम लोग या तो क्वेश्चंस अभी ले सकते हैं या फिर हैव फ्यू थिंग्स टू आस्क। एक काम करते हैं, पहले थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। So, okay. People are asking about your diet plans, कि आप क्या खाते हो इतना भागने के लिए? यार मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेचुरल फ्रूट खाने का, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल मतलब होता है कि कोई भी पैक्ड फूड नहीं खाता, अवॉइड करता हूँ, हमेशा नहीं खाता हूँ। जो भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, ये सब खाते हुए इतना कुछ किया है, तो अब भी यही सोचा है कि कुछ भी चेंज क्यों करना, जब नॉर्मल चीज़ें ही खाते हुए इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो क्यों कुछ चेंज करना। इससे ही मतलब मैं बेटर हूँ जो भी होता है। अच्छा, अर्पित जिंदल इज आस्किंग कि he has lost 10 kgs at home, पर घर वाले मना करते हैं बाहर भागने के लिए, तो मैं कैसे ध्यान दूं फिटनेस पे? यार घर वालों की मानो तुम, और घर पे स्किपिंग करना शुरू करो। स्किपिंग, स्क्वाट्स और हील रेज, ये तीनों सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग के लिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे लेग्स के लिए। He is asking how to maintain weight. घर पे he is losing so much of weight. घर वालों ने रनिंग बंद करा दी है। तुम देखो पहले से कि तुम जब नॉर्मल लाइफ थी तब काम ज़्यादा करते थे और इतना खा नहीं पाते थे, तो अभी खा ज़्यादा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो, तो वेट तो इंक्रीज़ होगा ही ऑब्वियसली। तो करना शुरू करो कि थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, कम खाओ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है बॉडी को कैलोरीज़ की। ज़बरदस्ती ठूसो मत, क्योंकि जब भी कुछ काम नहीं है किचन में गए, फ्रिज खोला और कुछ ठूस लिया। तो जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना खाओ और स्किपिंग करते रहो। स्किपिंग से बहुत बहुत फ़ायदा होता है। Okay, and people are also asking वेट रिड्यूस कैसे होगा, घर पे मोटिवेशन कहाँ से? अंजलि, वी हैव आल्सो आंसर्ड दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग अरुण कि घर पे मोटिवेशन कैसे आएगी? मोटिवेशन नहीं आ रही है घर पे। अभी दिया मैंने इसका जवाब कि यार हाँ। तुम अपना एक गोल डिसाइड करो, तुम्हें करना क्या है। खुद का एक गोल डिसाइड करोगे, वो गोल तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी ये करता हूँ। अपना गोल डिसाइड करो। जब तुम उस गोल के लिए सीरियस होगे तो खुद से मोटिवेशन आएगा। खुद से एक प्लान बनाओ, हर हफ्ते का प्लान बनाओ, एकदम से 1 महीने का प्लान मत बनाओ। कहीं से हेल्प ले सकते हो तुम इंटरनेट से, 4 वीक प्लान, 6 वीक प्लान, जो भी होता है, बट खुद का उससे देख के 1 वीक का प्लान बनाओ। किसी से बात भी कर सकते हो उस प्लान को बनाने में। और एक वीक का प्लान जब बनाओगे तो तुम्हारा गोल होगा कि ये वीक में मुझे आज ये करना है, कल ये करना है। ये मत सोचो कि आज उठे, हाँ आज उठे और आज ही तुम सोच रहे हो और सोचते सोचते दिन चला गया, फिर रात को सोच रहे हो कल करूँगा। बिल्कुल सोचोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे। tomorrow never comes.
So Saili is asking Arun how to avoid hate. हाउ टू अवॉइड हेट? सबसे बेस्ट तरीका मतलब कि तुम्हें हेप होता है कि HAPE, हेप यही वाला हेप है ना? HAPE, yeah. हाँ, ये हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो ये होता है लंग्स से कनेक्टेड है। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जिसे नहीं पता है उसको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर एयर बहुत थिन हो जाती है, तो हम ब्रीथ करते हैं तो मतलब प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उस टाइम पे हमें हेप होता है। हेप बाद में होता है, पहले हमें AMS होता है। AMS है एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। उसके बाद हेप और हेस होता है। हेप का सबसे बेस्ट तरीका मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस का कि तुम प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करो। जहाँ पर भी हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी इवेंट करने जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, तो वहाँ जाके प्रॉपर 10 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, मिनिमम 1 वीक होता है, वहाँ जाके एक्लिमेटाइज करो। एक्लिमेटाइज के टाइम पे तुम कंडीशनिंग करो बॉडी की, स्लोली कंडीशनिंग करो। तुम ये सोचोगे कि जितना हम प्लेन्स पे करते थे उतना जाके वहाँ शुरू कर दें, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वॉक से शुरू करो, वो भी वॉक थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, वॉक के साथ बहुत स्लो रनिंग। उसके बाद आसपास में कुछ स्टेयर्स हैं या माउंटेन्स हैं, उनको थोड़ा बहुत क्लाइंब करो, जहाँ पर नेचुरल ट्रेल्स हैं लोग यूज़ करते हैं। ऐसे 10 दिन में, 12 दिन में तुम एक्लिमेटाइज हो जाओगे प्रॉपर। और इस ड्यूरेशन में पानी बहुत पियो। हम जहाँ पे भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे ठंड होती है तो हमें प्यास नहीं लगती है, बट अगर तुम्हें बचना है इससे, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से, तो तुम्हें पानी बेस्ट चीज़ है। कोई मेडिसिन कुछ काम नहीं आती है, बेस्ट सोर्स वाटर है और एक्लिमेटाइज होना प्रॉपर। Okay. Samrat is asking how to increase your stamina for running. स्टेमिना और एंड्योरेंस दोनों टाइम के साथ इंक्रीज़ होंगे। तुम जब रनिंग शुरू करते हो तो शुरू में हम डिस्टेंस बहुत जल्दी बढ़ाना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि हम आज 1 किलोमीटर कर लिया, हम कल 2 करते हैं, ट्राई करते हैं, अच्छी बात है, ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी हमें डिस्टेंस बढ़ाना है। बट पहले जो डिस्टेंस हमने शुरू किया है, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसमें हम कंफर्टेबल होते जाएंगे, तो उस डिस्टेंस के लिए हम बहुत क्या कहूँ मैं, कंफर्टेबल हो जाएंगे और वो बहुत इजी होता जाएगा हमारे लिए डेली। उस डिस्टेंस को फिर हम स्पीडली भी मतलब फास्ट भी कर पाएंगे कम टाइम में भी, शॉर्ट डिस्टेंस को। स्टेमिना बढ़ाना और एंड्योरेंस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि धीरे 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 अपना डिस्टेंस इंक्रीज़ करो। हर वीक में प्लान करो माइलेज, इस वीक कितना करना है, उस माइलेज को 1-2 वीक कांस्टेंट रखो। 3 वीक के बाद 10 से 15% माइलेज बढ़ाओ। ऐसे करके ये नहीं करना है कि अगर स्टेमिना बढ़ाना है कि हमने कल 10 भागा था, अगले दिन 15। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे इंजरीज ज़रूर हो जाएंगी और एंड्योरेंस भी नहीं बढ़ेगी। बेस्ट सॉल्यूशन है धीरे धीरे स्लोली माइलेज इंक्रीज़ करो, इससे दोनों चीज़ें बढ़ेंगी और तुम खुद देखोगे रिजल्ट, 1 महीने में पता चल जाएगा। That's a good answer. So Saili is asking Arun, I stay in a flat ground area. How do I train for runs like Garhwal? Any specific leg strengthening workouts? प्लेन्स पे बेस्ट लेग वर्कआउट है स्क्वाट्स। वेट्स के साथ भी कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट वर्कआउट हिल्स के लिए, मतलब हिल्स रनिंग के लिए स्क्वाट्स है, प्लस हील रेज, जिसे लेग रेज भी कहते हैं, ये दोनों हैं। और अगर हो सकता है तो स्टेयर्स भी इंक्लूड करो। स्टेयर्स और ट्रेडमिल है अगर ऑप्शन, तो ट्रेडमिल पे इंक्लाइन करके उस पर भी रनिंग कर सकते हो वीक में 2-3 बार। बट बेस्ट है कि मतलब स्टेयर्स बेस्ट है और स्क्वाट्स बेस्ट है। डेली नहीं तो वीक में कम से कम 3 बार स्क्वाट्स करो। स्क्वाट्स वेरिएशन के होते हैं, नॉर्मल स्क्वाट्स करो, डीप स्क्वाट्स करो, सुमो स्क्वाट्स करो, वेट्स के साथ करो। यही बेस्ट सॉल्यूशन है हिल रनिंग के लिए। I hope that answers your question, Saili. Arpit Binder is asking, any way to fast forward the acclimatize process? कुछ नहीं, वहीं पे घर ले लो और वहीं रहना शुरू कर दो। Best way. So Dead Physicist is asking, मोटिवेशन तो बहुत है, जगह चाहिए भागने के लिए छत पे। थोड़े दिन रुक जाओ, अभी पता है लॉकडाउन चल रहा है। जब लॉकडाउन नहीं था तब सोचो कितना भागते थे,
एक्चुअली और सच सबको पता है कौन कितना भागता था। तो थोड़े टाइम कंट्रोल करो और जो घर पे रह के कर सकते हो वो करो। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। योगा एंड ऑल फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान दे सकते हैं घर पे, मतलब जब तक नहीं जा सकते जब तक और चीजें। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जिसका जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई पॉइंट नहीं है। जो कंट्रोल में है वो कर लो। So Anjali is asking, what if you feel breathlessness while doing cardio? रुक जाओ, रुक जाओ is the रुक best जाओ, option. थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। सेम रनिंग में अगर जब तुम रनिंग कर रहे हो और तुम अपनी एबिलिटी से ज़्यादा कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है। बेस्ट सॉल्यूशन है कि रुक जाओ और वॉक करना शुरू कर दो, स्लो हो जाओ, यही बेस्ट सॉल्यूशन है। Yeah, हाँ, and ये also तुम इसका सॉल्यूशन है कि टाइम के साथ तुम स्लोली इंक्रीज करोगे अपना रनिंग या कार्डियो, जो भी है कार्डियो का टाइम, कुछ भी कार्डियो कर रहे हो, स्लोली इंक्रीज करोगे तो वो धीरे 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 तुम्हें खुद दिखेगा कि जो पहले ब्रीथलेस फील होता था वो नहीं होगा। Arun, water intake कितना होना चाहिए during exercising and cardio? जब एक्सरसाइज कर रहे हैं यार, तो मुझे लगता है कि जब भी तुम्हारा गला सूखता है, ऐसे कुछ इसकी लीटर्स में तो नहीं है, जब भी गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, तभी एक सिप ले लो। बट बीच बीच में सिप लेते रहो, क्योंकि एक्सरसाइज या कार्डियो कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा गला सूखेगा ही। तभी छोटे छोटे सिप लेना है, एक बार में ही नहीं पी लेना कि प्यास लगी और चढ़ा लिया हमने आधा लीटर। छोटे छोटे सिप लेने हैं बस, यही। तो बहुत ज्यादा पानी won't help, वो थोड़ा सा गला सूख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हाँ बिल्कुल। Okay, so I think these are the questions till now. Somebody is asking, Vijay Anand, I joined Runners Club. Due to your motivation and practice, I could join Adventure Club and went for Wichita track. Now I'm planning for half marathon. Can you suggest? हाफ मैराथन, कौन सी हाफ मैराथन या फिर ट्रेनिंग फॉर हाफ मैराथन? He's planning for half marathon. So he's wanting some suggestion from you. उसने एक ट्रैक किया है जैसे। कौन सी हाफ मैराथन करे वो, या फिर एक्सरसाइज क्या? He has done Gochla track and he's planning to do half marathon. So he is wanting suggestion from you कि half marathon कैसे करे, prepare कैसे करे, I guess. तो यही पूछना चाह रहे हैं। उसने एक ट्रैक किया है तो वो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर तो मतलब उसमें भाग चुका है। एडवेंचर क्लब में यही होता है IIT कानपुर में। Okay. तो वो 10 किलोमीटर को ही पहले 10 किलोमीटर को कंफर्टेबल पेस से करे और उसमें टाइम को इम्प्रूव करे धीरे धीरे, 1-2 महीने में। 1-2 महीने के बाद वो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करे। डिस्टेंस ग्रेजुअली ना बढ़ा एकदम से। वीकली माइलेज डिसाइड करे कि वीक में 30-40 किलोमीटर करना है उसे। 30-40 किलोमीटर में एक दिन, किसी भी दिन लॉन्ग रन कर सकता है। लॉन्ग रन 15 to 20 किलोमीटर हो सकती है उसकी, और 20 किलोमीटर नहीं, 15-16 बहुत है। धीरे धीरे माइलेज बढ़ाएगा वो 2-3 महीने में। मतलब जब माइलेज बढ़ाने लगेगा तो धीरे धीरे एंड्योरेंस इंक्रीज़ होने लगेगी और स्टेमिना इंक्रीज़ होने लगेगा। तो यही बेस्ट तरीका है 21 किलोमीटर के लिए, सब कुछ के लिए ये बेस्ट तरीका है। अच्छा, so we really want to know what's your future plan. फ्यूचर प्लान, अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि कोई इवेंट नहीं है तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। बट जो मैंने सोच के रखा है वो है कि जो भी मेरे शॉर्ट डिस्टेंस मतलब हाफ मैराथन, फुल मैराथन, 50K 60K, इनका जो मेरा टाइम है मुझे वो इम्प्रूव करना है, और मतलब बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है मेरे शॉर्ट डिस्टेंस का टाइम। उसके बाद बड़े लॉन्ग रन्स और अल्ट्रा रन्स पे धीरे धीरे फोकस करूँगा। Okay. ये मैं सबसे पहले। All the very best for that. So coming to the questions, Shivani is asking, do you suggest to cut off carbs for weight loss? यस, कार्ब्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मतलब इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा कार्ब्स इंटेक लेते हैं सब। और कार्ब्स क्या है कि कार्ब्स हमें मतलब तुरंत एनर्जी देता है, तो हम और एनर्जी देता है, और फिर से जितनी एनर्जी मिलती है फिर से हमें लगता है कि
मतलब बॉडी को ज़रूरत है, फिर से हम काप्स लेते हैं, फिर एनर्जी, यही चलते रहता है। तो प्रॉपरली काप्स यूज़ नहीं हो पाते हैं, मतलब बर्न नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो काप्स स्टोर होते रहता है। और अगर कोई मतलब डेली वर्कआउट कर रहा है तो वो मुझे लगता है एक अमाउंट, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काप्स ले, तो उसके डेली के काप्स यूज़ होते रहेंगे, बर्न होते रहेंगे, तो वेट गेन नहीं होगा। बट हम करते क्या है कि इतना काप्स, कैलोरीज इनटेक बहुत होती हैं और कैलोरीज जो यूज़ होती हैं, बर्न होती हैं, वो कम होती है। तो ऑब्वियसली वेट बर्न, मतलब फैट वेट बढ़ता रहता है हमारा। तो अगर काप्स कम कर दोगे तो तुम काप्स कम करोगे और एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो वेट लॉस होगा। एक कीटो डाइट भी होती है, लोग जो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है, पॉपुलर हो रही है आजकल। उसमें काप्स बिल्कुल ही 5-10 ग्राम लेते हैं दिन में। 5-10 ग्राम मतलब 1-2% लेते हैं, और फैट होता है उसमें पूरा, फैट और प्रोटीन, हाई फैट और मीडियम प्रोटीन। बट उसके साथ वर्कआउट भी करते हैं, उसमें बहुत जल्दी से वेट लॉस होता है। बट अगर तुम इतने वेट मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो और कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम्हारा वेट लॉस होगा और कंट्रोल में रहेगा। बट जैसे ही वर्कआउट छोड़ोगे कुछ भी, तो जितना तेज़ी से वेट लॉस हुआ है उतना तेज़ी से इंक्रीज भी होगा। ओके। तो बेस्ट है कि काप्स कट करोगे डेली डाइट से, तो और वर्कआउट करोगे तो वेट लॉस होगा अपने आप। व्हाट वुड यू सजेस्ट अरुण व्हाइल रनिंग, मास्क ऑन या फिर मास्क ऑफ? आप मास्क लगा के भागो या नहीं, आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में। आप क्या सजेस्ट करोगे? आप कैसे भागते हो? मैं ऐसी जगह भी भागता हूँ जहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं आसपास में, तो मैं तो मास्क नहीं पहनता हूँ। आप ट्राई करो कि जहाँ पर भी भीड़ भाड़ है, आप साइड में, मतलब ट्राई करो अकेले भागो, साइड में भागो, अपोजिट डायरेक्शन में भागो, और भीड़ एक तरफ जा रही है तो मतलब मेरा सजेशन ये है कि मास्क यूज़ ना करो, इतने बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, और भीड़ भाड़ में अवॉइड करो रनिंग करना। मास्क लगा के भागोगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी तुम्हें, इसलिए मास्क यूज़ मत करो और भीड़ भाड़ इलाके में मत भागो। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है। जब भी आपने ये जर्नी स्टार्ट की, तब से लेकर अब तक, आप जब लद्दाख में भाग रहे थे 115 किलोमीटर, आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे मेरे साथ सेशन में होंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंस्टा लाइव कभी आऊँगा। मैं कपिल शर्मा बन इनवाइट गई। किया इसके लिए थैंक यू। अच्छा यार ठीक है, मतलब थोड़ा 1-2 मिनट का वो ले लिया मैंने ना, फेम लाइट। सो ओके, व्हाट स्ट्रगल्स हैव यू फेस्ड टिल नाउ, फिजिकली, मेंटली और से इमोशनली? आप आपके स्ट्रगल्स के बारे में बात करिए। इमोशनली कोई नहीं है, मेंटली भी कोई नहीं है। मेंटली बहुत बहुत मतलब अल्ट्रा रनिंग से बहुत फ़ायदा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील होता है और हो गया। फिज़िकली एक बार हुआ था, मैं सेकेंड ईयर में था, तो जो इंजरी हुई थी मेरे सिन बोन में इंजरी हुई थी, और मैं उसे लेके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने MRI सजेस्ट किया, और MRI करने के बाद उसने मुझे बोला कि जो तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, तुम्हें बोन ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। और मैं उसके पास ऐसे अकेले गया था, तो मुझे सदमा लगा एकदम से, ये क्या बोल रहा है, पैर काटना पड़ेगा। उसने मुझे बोला कि तुम स्ट्रेचर और भूल जाओ कभी भी कि तुम कभी रनिंग कर पाओगे या वॉक कर पाओगे बिना स्ट्रेचर के। ये 2015 की बात है। फिर मैं अपने कोच के पास आया, रनिंग कोच के पास, जो इंस्टीट्यूट कोच है, उनको बताया मैंने ये सब बात। तो उन्हें भी लगा डॉक्टर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा, उस समय क्या अब भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था टीम के लिए, इंटर IIT में अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट मेरे कोच ने मुझे कहा कि तुम एथलेटिक्स छोड़ दो, क्योंकि ऐसी इंजरी हुई है, तुम कर नहीं पाओगे, डॉक्टर ने भी बोला है, तो तुम जाके स्विमिंग ज्वाइन कर लो। तब मुझे बहुत मतलब लो फील हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद 1-2 साल बाद ये सब हुआ, तो वही कोच मतलब मुझे बोलता था कि आ जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, मैं भी ट्रेन करूँगा तुम्हें, ये सब होने लगा। तो फिज़िकली एक ही बार ऐसा हुआ है जब ये इंजरी हुई थी और डॉक्टर ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा। वो एकदम से
बहुत इमेजिन करना ही मुश्किल था कि ये क्या बोल रहा है। हाँ, सोच के भी डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ। अच्छा, तो आप क्या मतलब एनी पीस ऑफ एडवाइस या फिर कोई सजेशन, आपको क्या देना चाहोगे ऑडियंस या व्यूअर्स को जो फिटनेस में है अभी और जो फिलहाल अभी बहुत ट्राई कर रही है कुछ ना कुछ वर्कआउट करने का, थोड़ा डाइट मेंटेन करने का, तो आप एक बहुत ही सिंपल सी पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे सबको? यार लाइफ में कुछ भी करना है तो सबसे पहले सबको पता है खुद के लिए करना है। सबकी खुद की बॉडी है, खुद की हेल्थ है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं हम जब ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की बॉडी के लिए कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं हमें इसका फ़ायदा होगा, तो बाहर से किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेस्ट होगा कि तुम डिसाइड करो खुद एक दिन कि मुझे करना क्या है, और डिसाइड 1 घंटे तक मत करो, 1 मिनट में डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम चाहते क्या हो, और डिसाइड करने के बाद उसे चूज़ करो जो भी ऑप्शन आता है। और चूज़ करने के बाद तुम ही सोचो कि तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सोचो क्या, तुम्हें कोई रोकने वाला है ही नहीं। उसके चैलेंज के बारे में मत सोचो कि वो कितना मुश्किल है, क्या क्या तुम्हें चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। पहले से ही तुम्हें सोचा और तुम उसके मतलब उसके चैलेंज के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तुम ये नहीं सोचते कि मैं कैसे प्लान करूँ। तो जो भी सोच रहे हो, कुछ भी एम है तुम्हारा, वो रनिंग हो, योगा हो, या लाइफ में कोई भी एम हो, उसको सोचो और उसको करना शुरू करो। और सोचो कि खुद के लिए कर रहे हो तुम। और ये चीज़ अगर एक दिन में नहीं हो रहा है तो डेली सोचो, डेली सोचो, डेली सोचो, डेली सोचो। हर दिन नया होता है, हर दिन सोचोगे, कभी ना कभी खुद करना शुरू करोगे। और जब करने लगोगे तो फिर सोचोगे एक दिन कि मैं करता क्यों नहीं था। तो बेस्ट एडवाइस है कि जब से सोचने लगे हो कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, तो सब शुरू कर दोगे, और एक किसी की जरूरत नहीं होगी। बहुत बड़ी चीज होती है कि इंसान ना लोग खुद को कंपेयर करने लगता है। जैसे मैं भी स्टार्टिंग से अगर कुछ करना चालू किया मैंने, या कुछ भी योगा या फीट रनिंग कुछ भी, तो मैं भी कहीं ना कहीं इंसान दिमाग से कंपैरिजन बिठा लेता है कि यार वो तो इतना तेज भागता है, वो तो इतनी तेज भागती है, मैं क्यों नहीं कर पा रही है इतना, मेरा भी तो वेट उतना ही है, मैं भी तो उतना ही खाती पीती हूँ, मैं भी जंक फूड खाती, मतलब टाइप ऑफ रीजंस आप खुद को देते हो और कंपेयर करते हो कहीं ना कहीं। वो कंपैरिजन कैसे तोड़ना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है मतलब रनिंग से मैंने सीखा है कि रनिंग या किसी से भी सीख सकते हो तुम, जब मेंटली स्ट्रेंथ और मेंटली हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ 2 चीज़ें होती हैं। तो जब तुम्हारे अंदर मतलब टाइम के साथ मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो तुम खुद सोचना शुरू करोगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो खुद के लिए कर रहा हूँ। कोई दूसरा कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, और वो खुद के लिए कैसे करना शुरू किया उसने, खुद ने किया है, बाहर से तो कुछ आया नहीं है। और जिस चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल क्या नहीं है कि वो तुमसे तेज़ भाग रहा है, तुम धीरे भाग रहे हो, उस पर तो कंट्रोल नहीं है उसके सोचने के लिए, वो तेज़ भाग रहा है, तुम बस सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, और क्या होगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, रोज़ सोचोगे, कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, वो और आगे निकल जाएगा। बेस्ट एडवाइस होगी कि तुम जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है तुम वो करो, मतलब उनके बारे में सोचो और वो करना शुरू करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी तुम्हारे हैबिट है उनको चेंज करने का ट्राई करो। डेली सोचो कि ये जो हैबिट है, मतलब मैं डेली सोच रहा हूँ, ये किस लिए है, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ और खुद मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मैं तभी सोच रहा हूँ। तो सोचो कि तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मेरे कुछ बिलीफ नहीं है, मेरी हैबिट नहीं है ये सब करने की, मतलब वर्कआउट जिससे मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, वो सोचो और उसका सॉल्यूशन निकालो खुद से। ये सब करने लगोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरे के बारे में सोचने का, ऐसे देख के तुम इम्प्रूव करने सीखो। क्योंकि मेंटली ही चेंज करना पड़ेगा। ट्रू। हाँ, अरुण, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। अगर अरुण तोमर एक अल्ट्रा रनर ना होता, फिटनेस एथलीट ना होता, तो अरुण तोमर क्या होता? सोशल वर्कर। वाह, किस चीज में, मतलब क्या इनिशिएटिव आप ज्यादा फोकस करते किस पे? मैं लोगों को देखता हूँ जो खुद से क्या कम, मतलब सोर्सेज की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। सबके पास लिमिटेड, मतलब सेम सोर्स नहीं है, हमारे पास कुछ ज़्यादा है, दूसरों के पास कुछ कम है, किसी के पास हमसे भी कुछ ज़्यादा है। तो जिसके पास हमसे कम सोर्स है और बहुत कम है, जिसे नहीं पता है कि करना क्या है,
हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट उन्हें क्या है कि उन्हें मौका नहीं मिल पाता है या उनके पास ऑप्शन नहीं है और उनका वो टैलेंट किसी को दिखता ही नहीं है। बहुत लोग हैं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मैं ट्राई करता कि ऐसे लोगों को देखता देखता कि हमारे आसपास होते हैं और उनको सपोर्ट करता और जो हेल्प कर पाता वो करता। वेरी नाइस, मैं थॉट ही सुन के मजा आ गया। थैंक यू। अरुण, आई थिंक लोगों को स्पैम ऑन नहीं करते, आज के लिए इतना ही रखता है सेशन। बहुत मजा आया आपसे मिलकर, आपके बारे में जानकर। आई होप आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते रहे जैसे आप मुझे अभी तक करते आए हो। आई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। आपको कैसे लगा थैंक यू। सेशन? मेरा ये पहला सेशन था, अच्छा लगा, चिल लगा मुझे। तो मैं सोच रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा, बट अच्छा लगा। पहला पर आखिरी नहीं, अब ये शुरुआत है और ये बहुत आगे तक लेके जाएगी आपको। हाँ, थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू सो मच फॉर joining guys। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो, we'll end this. Have a good day. ओके, Bye bye. बाय Bye बाय। guys. Thank you so much for joining live.